फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 11 सितंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, माइनिंग पावर ड्राइव फैक्ट्री आउटपुट टू नियर प्री कोविड लेवल। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट लगभग 11.5% से जुलाई में बढ़ा है। जुलाई 2020 से कंपेयर किया जाए तो -10.5% था, मतलब जुलाई 2020 में 10.5% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, लेकिन इस बार 11.5% का एक्सपेंशन हुआ है। अब ये एनएसओ निकालता है तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी तीनों में ही ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। अभी बेसिकली इसीलिए इतना ज़्यादा दिख रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट, क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो द जुलाई नंबर 2 वाज हेल्प्ड बाय द बेस इफेक्ट एंड इट इज़ लाइकली टू बी अ फैक्टर इन द अगस्त डेटा टू। लेकिन सितंबर से जो भी डेटा आएगा इंडस्ट्रियल आउटपुट का, वो बेसिकली वही दिखाएगा कि कितना रिवाइवल हुआ है, ओरिजिनल डेटा दिखाएगा। ऐसे बेस इफेक्ट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, अफगानिस्तान सिचुएशन फ्रेजाइल, नीड इंक्लूसिव डिस्पेंसेशन इंडिया। अब जब से तालिबान ने अपनी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की है और उसमें कोई भी विमेन रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा है और नॉन पाश्तून से सिर्फ 3 लोग हैं, तो यहाँ पर इंडिया ने अपना एक रिएक्शन दिया है। तो 3 days आफ्टर द तालिबान अनाउंस्ड द कैबिनेट विद इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज, हजारा कम्युनिटी से कोई भी नहीं है, एंड माइनस एनी वुमेन मेंबर, कोई वुमेन मेंबर नहीं है। तो इंडिया ने फ्राइडे को ये बोला कि इंक्लूसिव डिस्पेंसेशन होनी चाहिए अफगानिस्तान में, जो कि सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, अंडरलाइनिंग दैट इट वाज इट्स इमीडिएट नेबर एंड अ फ्रेंड टू इट्स पीपल। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान हमारा इमीडिएट नेबर है और पीपल टू पीपल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के साथ। न्यू दिल्ली सेड द करंट सिचुएशन इज ऑफ डायरेक्ट कंसर्न टू अस। अब यूएन में इंडिया ने ये बात बोली है, इंडिया कॉल्स फॉर एन इंक्लूसिव डिस्पेंसेशन इन अफगानिस्तान की अफगानिस्तान में जो भी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें इंक्लूसिवनेस है नहीं, तो उसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए जो कि अफगान सोसाइटी के सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंट करे। अ ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेशन अटेन थ्रू एन इंक्लूसिव नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट। कि अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और सारे पॉलिटिकल सेटलमेंट सारे पार्टीज को नेगोशिएशन में रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी और लेजिटिमेसी मिलेगी। जो 33 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उसमें से सिर्फ 3 नॉन पाश्तून हैं, बाकी उनके सारे पाश्तून एथनिक आइडेंटिटी वाले लोग हैं। अब यहाँ पर एक सर्वे है जिसका नाम है सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ हाउसहोल्ड्स इन रूरल इंडिया 2019, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ किया है। तो इससे ये पता चला है जो लोन है, एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स, वो लगभग 57.7% बढ़ गया है। वो 74,121 हो चुका है 2018 में, जबकि वो 2013 में 47,000 था। तो 57% एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन बढ़ गया है पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड में। अब यहाँ पर लोगों की जो वेजेस हैं वो भी बढ़े हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट में अगर देखो तो लोन ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि ये एस्टिमेट किया गया जो एवरेज मंथली इनकम है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वो लगभग 59% बढ़ी है टू ₹10,218 बेस्ड ऑन द पेड आउट एक्सपेंसेस। तो जो 2012-13 में वेजेस 6,426 रुपये हुआ करते थे, वो अब 10,218 हो चुके हैं। तो यहाँ पर वेजेस भी बढ़े, लेकिन साथ ही साथ जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो भी बढ़ गया है। अब पेड आउट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर हुआ, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हुआ है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, आगे चलते हैं। अब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ये वाले एडिटोरियल्स नहीं, हम ये वाले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 9/11 अटैक्स के बाद की ही बात हुई है, क्योंकि 9/11 अटैक्स को 20 साल हो चुके हैं। तो वन मेजर इन्फरेंस इन द वेक ऑफ 9/11 वॉज अबाउट द पावर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। तो सबसे पहले ऑथर ने बोला 9/11 के अटैक के बाद जो सबसे बड़ी बात पता चली कि नॉन स्टेट एक्टर्स कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जैसे कि अलकायदा एक नॉन स्टेट एक्टर था, उस समय जो वर्ल्ड का सुपर पावर था यूएस अपने जेनिथ पर था, उसके बाद भी अलकायदा ने क्या किया, अटैक कर दिया 9/11। अलकायदा's rise seem to fit in with the age of economic globalization। अब अलकायदा की राइज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हुई, और इससे हमें ये पता चला कि स्टेट सिस्टम कैसे वीक हो सकता है, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन हुआ तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया। अब इस बॉर्डरलेस वर्ल्ड की कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी थी जो कि हमें अलकायदा के अटैक के द्वारा दिखी गई। 2 decades later, though the system of nation states looks quite robust। अब अटैक को लगभग 2 डेकेड हो चुके हैं, उसके बाद हमें वापस से स्टेट सिस्टम बहुत रॉबस्ट लगता है कि हाँ बाउंड्रीज होती हैं, एक नेशन होता है, अलग नेशन होता है। आफ्टर इंडोरिंग द चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिज्म, जो एम्बिशंस थे जिहादिस्ट के वो ये था कि उन्हें 9/11 अटैक्स ऑर्गेनाइज करने थे, अमेरिका को डिस्ट्रॉय करना था, अरब रिजीम्स को ओवरथ्रो करना था, इसराइल के साथ एक वॉर करनी थी, और जो भी बिलीवर्स हैं उनको अगेंस्ट करना था, अगेंस्ट द इनफिडल्स, जो उनको लगता है इस्लाम में कि वो उनके इनफिडल्स है, काफिर्स जो भी बोला जाता है। टू बी श्योर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दैट इंस्पायर्स देम कंटिन्यू टू बी अ कंसर्न। अब अलकायदा जैसे जो ग्रुप्स होते हैं, जो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उनको सपोर्ट करता है या वो जिसको फॉलो करते हैं, वो आज भी कंसर्न ही बने हुए हैं। अगर स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में बैटल होता है
तो जो स्टेट होता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती है इन द नेम ऑफ फाइटिंग द लेटर। इसके बाद क्या करता है, स्टेट ने जैसे 9/11 अटैक के बाद यूएस ने भी सर्विलांस बढ़ा दिया। अब वो बोलते हैं हमने सर्विलांस इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हमें डर है कहीं आगे कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए बढ़ा दिया। और यहाँ पर लोग भी सोचते हैं ठीक है ये हमें प्रिवेंट कर रहे हैं अटैक से, तो ठीक है सर्विलांस हो रहा कोई बात नहीं। तो the state system adapted quickly to the disruptions created by 9/11. There was much anxiety about terror groups gaining access to weapons. अब 9/11 अटैक्स के बाद ये भी डर होने लगा कहीं टेरर ग्रुप्स को जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो ना मिल जाए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना मिल जाए। तो स्टेट सिस्टम ने किसी तरह इंश्योर किया कि जो वेपन्स हैं मास डिस्ट्रक्शन के वो कभी भी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ ना लगे। जैसे अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, तो अब ऐसा डर है यूएस को कहीं तालिबान को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स ना मिल जाए। तो states pass sweeping laws that permit relentless tracking of the growing digital footprint of citizens in the information age। तो यहाँ पर क्या किया स्टेट्स ने, सर्विलांस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। The transnational nature of the new terror groups was countered by better border controls। अब ये जो ट्रांसनेशनल था, जैसे अलकायदा है अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में रहकर यूएस पर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल हो चुका है टेररिज्म भी। तो उसके बाद क्या किया नेशंस ने अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को काफ़ी बेटर कर दिया, लॉ इन्फोर्समेंट काफ़ी अच्छा कर दिया। अब जो चॉइस थे टारगेट्स के जो 9/11 के, वो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था और पेंटागन था। तो ये कोई एक्सीडेंटल चॉइस नहीं था, ये यहाँ तक कि अमेरिकन कैपिटलिज्म का एकदम हार्ट है और मिलिट्री पावर को दिखाते हैं। मार्किंग द 20th एनिवर्सरी ऑफ द 9/11 डेज आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग यूएस रिट्रीट फ्रॉम काबुल। अब काबुल से यहाँ पर यूएस ने रिट्रीट कर दिया है। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है जो अलकायदा चाहता था कि अमेरिका की जो यूनिपोलैरिटी वो खत्म हो जाए, तो यहाँ पर अमेरिका की यूनिपोलैरिटी खत्म होती हुई दिख रही है। बट अ क्लोजर लुक सजेस्ट दैट द यूएस वाज हम्बल्ड। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला जो यूएस हम्बल्ड हुआ था वो अलकायदा के द्वारा कम और वॉशिंगटन के ओन फॉलीज द्वारा ज़्यादा हुआ है। जैसे कि जो अमेरिका की कैपिटलिज्म है उससे सबसे बड़ा थ्रेट 2001 में नहीं हुआ जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, उसको सबसे बड़ा थ्रेट हुआ 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई। उस फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि आई थी अमेरिका की रेकलेस आइडियोलॉजी ऑफ डीरेगुलेशन की, हर चीज़ डीरेगुलेट कर दो, कहीं भी सरकार का कुछ हाथ नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। फिर अमेरिका अफगानिस्तान में हार गया, मिडिल ईस्ट में हार गया। अब वो इसलिए हार गया बिकॉज इट ओवर डिटरमाइंड द टेरर थ्रेट एंड पुट सिक्योरिटी अप्रोचेस अवर पॉलिटिकल कॉमन सेंस। अब अमेरिका के आइडियोलॉग्स क्या थे 9/11 अटैक के बाद कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उसके कारण उन्होंने क्या किया, इराक में इन्वेजन कर दिया। फिर उन्होंने बोला हम मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी प्रमोट करेंगे, तो उसके भी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो भी रिजीम्स थी उसको चेंज करने की कोशिश की। जैसे कि अभी उन्होंने जो भी अफगानिस्तान में किया वो भी एक डिजास्टर तो ही हो गया है। एक उन्होंने ग्लोबल एक्सेस ऑफ एविल बना दिया जिसमें ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को रख दिया। लेकिन ये तीनों कंट्रीज तो 9/11 में इन्वॉल्व भी नहीं थे। तो यहाँ पर अमेरिका अपने अलग तरीके के फेटिश को पूरा करने लग गया। नन ऑफ द 3 कंट्रीज वॉज इन्वॉल्व इन 9/11। और यूएस ने पाकिस्तान विद बिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे दिए कि आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से लड़ो, अपने यहाँ जो फंडामेंटल है उससे लड़ो, फंडामेंटलिज्म से लड़ो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उस पैसे को तालिबान को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया और उसी तालिबान ने 20 साल बाद अमेरिका के जाने के बाद पूरा कैप्चर कर लिया। अब मिडिल ईस्ट क्रूसेड्स कॉस्ट अमेरिका एनॉर्मस ब्लड एंड ट्रेजर। अब मिडिल ईस्ट में यहाँ पर जो अमेरिका ने इन्वेजन किया उसकी वजह से अमेरिका के बहुत सारे सैनिक भी मरे और साथ ही साथ अमेरिका का बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ। तो दे टुक वैल्यूएबल रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अमेरिकाज ओन इंटरनल नीड्स। तो अमेरिका में जो पैसा लगना चाहिए वो अमेरिका ने वॉर में लगा दिया। दे ऑल्सो ब्लाइंडेड द यूएस टू एन इमर्जिंग चैलेंजर। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसे एक नया चैलेंज दिख ही नहीं रहा था जो कि चाइना का था। वॉशिंगटन ऑब्सेशन विद द मिडिल ईस्ट। अब जो यूएस का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था मिडिल ईस्ट के साथ कि जो चाइना उसको लगभग 2 डेकेड मिल गए अपने आप को बिल्ड करने के लिए। ऑल्दो अमेरिकाज यूनिपोलर मूवमेंट में हैव एंडेड। अब अमेरिका की यूनिपोलर मूवमेंट भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यूएस उसके बाद भी अभी भी सबसे बड़ा पावरफुल नेशन है। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है कि वो इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे शेप कर सकता है। अमेरिका की साइज, कैपेबिलिटीज, रेजिलियंस आज भी बहुत ज़्यादा है। तो यूएस इज वेल सेट टू पिक अप द पीसेस एंड मूव ऑन फ्रॉम 9/11। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला जो भी हो गया यूएस को 9/11 से आगे बढ़ जाना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में अब डेमोक्रेसी ला रहे हो, ये सब चीज़ों ने बंद कर देनी चाहिए। अब व्हाट अबाउट द जिहादिस्ट एजेंडा फॉर द मिडिल ईस्ट। अब जो इस्लामिस्ट एफर्ट है, अब इस्लामिस्ट एफर्ट ये भी चाहते हैं जो गल्फ किंगडम्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो द इस्लामिस्ट एफर्ट टू डिस्ट्रॉय द गल्फ किंगडम्स स्प्लिटेड क्वाइट क्विकली एज द अरब मोनार्क्स क्रैक डाउन हार्ड ऑन द जिहादी ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में मोनार्की है वो भी अपने आप में इतनी केपेबल है कि वो जिहादी ग्रुप्स को
ओवरथ्रो कर सकती है। मैनी अरब स्टेट्स डू नॉट सी अलकायदा एंड इट्स ऑफशूट एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। यहाँ तक कि जो अरब स्टेट्स है वो अलकायदा को एक थ्रेट की तरह देखते ही नहीं है। उन्हें पता है जिहादी ग्रुप्स को कैसे कंट्रोल करना है। दे वरी मोर अबाउट, उन्हें डर है जो मिडिल ईस्ट में, उन्हें डर है टर्की, कतर और ईरान का, जो कि मुस्लिम स्टेट्स है, टू लेवरेज इस्लाम फॉर जियो पॉलिटिकल पर्पस, क्योंकि वो इस्लाम को यूज करना चाहते हैं जियो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो टर्की है वो ऑटोमन एम्पायर वाला सपना देखता है। तो दीज फेयर्स हैव पुश्ड स्मॉलर गल्फ किंगडम्स, इसकी वजह से जो स्मॉलर गल्फ किंगडम्स है वो इसराइल के साथ रिलेशन बना रहे। तो हमें ये समझ आता है कि जो रिलीजियस आइडियोलॉजी होती है वो नेशन के आइडियोलॉजी से ऊपर नहीं होती है। तो डेवलपमेंट्स इन चाइना एंड द पाकिस्तान रीइंफोर्स द प्रोपोजिशन। अब चाइना और पाकिस्तान, अब देखो तो पाकिस्तान जो चाइना है वहाँ पे उग्यास मुस्लिम को डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी चाइना के साथ में रिलेशन बनाता है। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नेशन को ऊपर रखा जा रहा है, रिलीजियस फोर्सेस नीचे आ जाती हैं उसके। तो डेवलपमेंट्स इन चाइना एंड पाकिस्तान रीइंफोर्स द प्रोपोजिशन दैट पॉलिटिक्स अमंग नेशन स्टेट्स इज मोर सिग्निफिकेंट देन द पावर ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रिलीजियस फोर्सेस। अब चाइना का अपना एक बोल्ड मिशन चल रहा है कि जो इस्लाम है, जो चाइना में इस्लाम है, उसे वो सिनेसाइज कर लेंगे, मतलब चाइना के कैरेक्टर और फॉर्म वाला बना देंगे। और इसीलिए जो चाइना कहता है कि हम उग्यास मुस्लिम को एजुकेशनल सेंटर्स में डाल रहे हैं ताकि वहाँ पर उनका रिफॉर्म हो सके, और जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं, वो सिनेसाइज हो सकें। A few states in the Islamic world have raised their voices against Beijing, for they see cooperation within the powerful Chinese state as more important than religious solidarity with Xinjiang Muslims. अब हमें ये पता चला जो इस्लामिक वर्ल्ड है अभी भी वो चाइना को सपोर्ट करता है। वो क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि उनको लगता है कि चाइना का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना के पास पैसा है, चाइना इन्वेस्टमेंट देगा, और इसीलिए वो रिलीजियस सॉलिडेरिटी नहीं दिखाते जिंजियांग मुस्लिम्स के साथ। तो इन द सब कॉन्टिनेंट एज एल्सवेयर वायलेंट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थ्राइव्स ओनली अंडर स्टेट पेट्रोनेज। कहीं भी अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हो रहा है तो वो तभी हो रहा है अगर स्टेट उसको पेट्रोनाइज कर रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट आर्टिकल भी 9/11 के बाद ही कि 9/11 के बाद जियो पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है। तो 9/11 से पहले जो यूएस होता है वो पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज होता है, लेकिन 9/11 के अटैक के बाद जो यूएस है वो इंडिया के ज़्यादा क्लोज आ जाता है। तो इंडिया हैड बीन बिसीज्ड बाय अ पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट इंसर्जेंसी इन कश्मीर सिंस 1989। हम तो टेररिज्म लगभग 1989 से ही झेल रहे थे जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, लेकिन तब तक उस टेररिज्म को कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन 9/11 के अटैक के बाद सबको पता चल गया कि टेररिज्म बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली फैला हुआ है। तो वाइल इंडिया रेसल्ड विद टेररिज्म, हम तो काफ़ी टाइम से टेररिज्म के साथ रेसल कर रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें इंपॉर्टेंस ही नहीं देती थी। लेकिन 9/11 अटैक के बाद उनको भी पता चल गया कि इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हमें टेररिज्म से लड़ना है तो इंडिया के साथ हमें एलाय होना ही पड़ेगा। But 9/11 forced the end to this pretension and laid bare the ideological fanaticism that was the driving force of Islamic terrorist groups. उसके बाद पता चल गया ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है ये काफ़ी फैनेटिक लोग हैं और इनसे हमें डील करना ही पड़ेगा। उसके बाद यूएनएससी में रिजोल्यूशन आने लगी अगेंस्ट द टेररिस्ट। Simultaneously, the 2 decades since 9/11 have seen a sea change in India-US relation. अब इंडिया यूएस के रिलेशन कैसे चेंज हुए? तो 9/11 अटैक से कुछ साल पहले ही इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे क्योंकि इंडिया ने पोखरान का न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उसके बाद इंडिया यूएस की रिलेशनशिप अपने लोएस्ट पर थी। इंडिया फेस 2 एबोमिनल टेरर अटैक शॉर्टली आफ्टर 9/11। अब 9/11 के बाद इंडिया, जब अमेरिका में 9/11 हुआ उसके बाद भी इंडिया में 2 कम से कम टेरर अटैक्स तो हुए हैं। एक तो पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हुआ था और उसके बाद एक और अटैक हुआ था, मुंबई टेरर अटैक्स 2008 में। अब इंडिया कैसे टेरर अटैक्स को कैसे उसको रिटेलिएट करता है एज कम्पेयर टू पहले कैसे करता था? तो अभी देखा जाए तो जैसे कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अभी फिर उसके बाद एक और स्ट्राइक कर दी थी, एयर स्ट्राइक कर दी थी। तो इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स। तो इंडिया ने अब अपना मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स को बदल दिया है और इंडिया अब डायरेक्टली रिटेलिएट करता है। तो कॉन्ट्रास्ट इंडियाज रिस्पॉन्स टू द इवेंट्स, पहले पार्लियामेंट टेरर अटैक हुआ इंडिया ने कुछ नहीं किया, फिर 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ इंडिया ने कुछ नहीं किया, लेकिन 2016 में जब उरी अटैक हुआ इंडिया ने उसका भी रिस्पॉन्स दिया, 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ इंडिया ने उसका भी रिस्पॉन्स दिया। तो इसीलिए क्योंकि लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक शिफ्ट इन इंडिया। अब जो इकोनॉमिक शिफ्ट इंडिया में हुआ है उसका क्रेडिट दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी को। वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस द लैंडमार्क इंडो यूएस न्यूक्लियर डील केम टुगेदर इन 2008 वाज द की मेंबर्स ऑफ द न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। अब इंडिया एनएसजी का मेंबर नहीं है, उसके बाद भी इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लाईज उसको यूएस प्रोवाइड करा देता है। इन 1990s अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, हायर देन बोथ इंडिया और चाइना। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा रिलीजियस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी वो काफ़ी नीचे चलती चली गई और इंडिया काफ़ी ऊपर उठ के आ गया, चाइना हमसे भी ऊपर चला गया। अब द 2 डेकेड्स सिंस 9/11, अब लगभग 9/11 को 2 डेकेड्स हो चुके हैं और वर्ल्ड अब यूनिपोलैरिटी से शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि चाइना भी अब इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में आ रहा है, तो वर्ल्ड एक मल्टीपोलर बनता जा रहा है। अब पैंडेमिक की वजह से और ज़्यादा ये ट्रेंड्स जो हैं वो और ज़्यादा इंड्यूस हो रहे हैं। जैसे
कि अब दुनिया को पता चल गया कि हम चाइना पर डिपेंड नहीं रह सकते सप्लाई चेन के लिए, और यहाँ पर इंडिया फ़ायदा इसका उठा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। 9/11 अटैक के बाद और क्या हुआ, तो सबसे पहले जो यूएस कांग्रेस थी वो एक एक्ट ले आई, पेट्रियट एक्ट, इन लेट अक्टूबर 2001, और इससे यूएस को पावर मिल गई, यूएस गवर्नमेंट को पावर मिल गई लोगों पे सर्विलांस करने की और उनकी सिविल लिबर्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। और लोग भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको ये लगा कि अब हमारे ऊपर कभी टेररिस्ट अटैक ही नहीं होगा, तो ठीक है अपनी जो लिबर्टी है वो दे देते हैं। इसके अलावा यूएस ने क्या किया, बहुत सारे प्रिजन सेटअप किए, जैसे कि बेग्राम एयरबेस में, वहाँ पर भी एक इन्होंने अपना प्रिजन सेट किया था। वहाँ पर इनको जो भी टेररिस्ट लगता था उसे वहाँ पर लेकर आते थे, बहुत ही टफ इंटेरोगेशन टेक्निक्स होती थी, टॉर्चर किया जाता था, और इन्होंने टॉर्चर टीचर्स एडमिट किया था लगभग $80 मिलियन में। इट्स इम्पॉसिबल टू नो हाउ मेनी पीपल वर डिटेन्ड अक्रॉस। अब ये जो भी इनके पास ये डिटेंशन सेंटर्स इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड बना रखे हैं, वहाँ पर ये ब्लैक साइट्स उनको बोला जाता है, वहाँ पर इन्होंने लोगों को कैप्चर कर रखा है, और इन्होंने जितनों भी लोगों को कैप्चर कर रखा था उसमें से सिर्फ 8 लोग कन्विक्ट हुए हैं। तो ये पता चल रहा है कि इन्होंने कितनी गलत तरीके से लोगों को कैप्चर कर रखा है, और अमेरिका ने कैसे लोगों की ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है। तो आई डोंट नो व्हाट बिन लादेन एनविजन्ड टू बी द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ 9/11 अटैक्स, बट आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि बिन लादेन ने अमेरिका को डिस्ट्रॉय नहीं किया, अमेरिका ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बाइडन और चाइना के प्रेसिडेंट की बातचीत हुई है। अब जो बाइडन, जो यूएस है और जो चाइना है, उनके बीच में काफ़ी मैटर हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे। सबसे पहला जो है वो यूएस ये बोलता है जो चाइना है वो साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस करता है। इसके अलावा जो बीजिंग ने कोरोना वायरस को हैंडल किया उससे यूएस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। और वाइट हाउस ये बोलता है जो चाइना है उसकी प्रैक्टिसेस काफ़ी कोर्सिव और अनफेयर है, जैसे कि साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा मसल रिलैक्सिंग करता है यहाँ पर चाइना। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कन्वर्ज कहाँ हो रहे हैं, तो क्लाइमेट को लेकर बात कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ की, कैसे हम दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम दोनों कंट्रीज़ कोलैबोरेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और न्यूक्लियर क्राइसिस को कैसे रोका जा सकता है कोरियन पेनिनसुला पे, क्योंकि ये जो नॉर्थ कोरिया है ये भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए केपेबल है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 1965 बैटल ऑफ असल उतर की बात की गई है, और इसमें रोल बताया गया अब्दुल हामिद का। तो ये जो बैटल ऑफ असल उतर है ये 1965 इंडो पाक वॉर के टाइम हुई थी, और यहाँ पर ऑनर किया जाता है अब्दुल हामिद को, जो कि परमवीर चक्र भी उन्होंने जीता है, उनको परमवीर चक्र भी मिला है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जियो फोन की डिले हो गई, जियो फोन आने वाला था, तो इसलिए डिले हो गई क्योंकि चिप शॉर्टेजेस की कमी हो गई। अब चिप शॉर्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेमी कंडक्टर होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में यूजफुल होता है। लेकिन कोविड के बाद ये काफ़ी रेयर कमोडिटी हो गई और चिप की काफ़ी कमी हो गई। वो इसीलिए हो गई क्योंकि जो साउथ कोरिया और ताइवान जैसे कंट्रीज़ हैं उन्होंने चिप बनाना बंद कर दिया, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के टाइम लॉकडाउन हो गया था, और अब जब वो बना रहे हैं तो वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आए। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।